उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है इंडियन पॉलिटी की, आज हम बात करेंगे 25 प्रश्नों की जो राष्ट्रपति से संबंधित होंगे। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य ये होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। मतलब भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे करते हैं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो होता है एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, और जिसका प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग वो संविधान अनुसार स्वयं अपने द्वारा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अभी बता चुके हैं हम पहले, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, तो राष्ट्रपति में होती हैं, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह उक्ति राष्ट्रपति में से लागू होती है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत का में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक पद्धति के अनुसार प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, और यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। मतदान जो होता है गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। बी और सी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया हुए हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी को 70वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में सम्मिलित नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, तो ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो देखिए, इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर वह विधान मंडल में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वोट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? 1997 में पूछा गया है, तो
उस समय की बात की गई है। और वर्तमान में भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और निर्वाचन में जो है 1971 की जो जनगणना है उसके द्वारा वोटों की संख्या को माना जाता है। और 84वें संविधान संशोधन द्वारा इस जनगणना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 2026 में के पश्चात जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही वोटों की संख्या प्रत्येक विधानसभा के लिए उसकी जनसंख्या में जो मानी जाएगी जनसंख्या वो 1971 की जनगणना के अनुसार मानी जाएगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये भी सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने ली चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। देखिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि दो आंसर, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना आवश्यक नहीं है, उसे केवल भारत का नागरिक होना ही आवश्यक है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है इसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो आंसर बी सही होगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है, यह आर्टिकल 57 के अनुसार है। अगला प्रश्न, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे विवाद को सौंपा जाता है, तो वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने पद ग्रहण की तिथि से वह 5 वर्ष तक रहता है। आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसको लोकसभा भारत के प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, ये संसद के द्वारा हटाई जाती है। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 दोबारा आ गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है? तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा विधानसभाएं होंगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और इन पर महाभियोग दोनों चला सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाएं निर्वाचक तो है लेकिन महाभियोग का अभिकरण नहीं है। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। ये थी राष्ट्रपति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाली वीडियोज़ में इसी तरह के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।